हेलो वेलकम बॉस, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका फेवरेट शो प्रॉपर्टी गुरु लेकर, जहां पर ढेर सारी बातें होंगी रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। आपके सवाल लेंगे और इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम आपके जो प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, उनका समाधान करेंगे। और इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में, हाजिर है हमारे साथ जेएलएल इंडिया के हेड मिड मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब। सर बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो हमारे पहले कॉलर नीले साहब भी आ गए हैं सर फोन लाइन पर, लेकिन मैं उनके पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा आपसे जिस्ट लेना चाहूंगा। क्या हाल है इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट के? देखिए अब काफ़ी हलचल है, मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी मार्केट में। बिकॉज आप देखेंगे, जैसे आप जानते ही हैं कि जब से बजट आया है तब से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे या कुछ नया ही अनाउंस हो रहा है। इस बार प्रॉपर्टी मार्केट के लिए या रियल एस्टेट के लिए फाइनली हम हर बार बजट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ आएगा, कुछ उसके बारे में बात होगी। फाइनली इस बार बजट में रियल एस्टेट के बारे में बात हुई और रियल एस्टेट के मुकाबले में या उसके बारे में ये एक प्रोग्रेसिव बजट कहा जा रहा है कि जहाँ पे कुछ अफोर्डेबिलिटी के लिए नॉर्म्स को काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अफोर्डेबिलिटी का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा फिर अभी हमने रिसेंटली देखा कि जीएसटी के लिए जो सबसे बड़ा एक बायर्स की तरफ से इशू था वो एड्रेस किया गया है कि जीएसटी के जो है उसको रिड्यूस करके अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 3% और उधर 5% ऐसे करके उन्होंने काफ़ी उसको भी कम कर दिया है। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें हलचल हुई है और उसका जो सही तरह से आप देखेंगे जो रिजल्ट आना शुरू होगा तो मुझे लगता है कि 1 अप्रैल के बाद उसका आना शुरू होगा, जब ये स्कीम लागू हो जाएंगी, इस पर एक क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि लोग अगर आप देखेंगे आज की डेट में तो मार्च में जो सेल्स है रेजिडेंशियल के वो काफ़ी कम हुए हैं और वो इसीलिए है कि लोग वेट कर रहे हैं कि जो स्कीम ये अभी आई हैं उसको देखते हैं कि एक्चुअली जब वो प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो किस तरह से उसके रिजल्ट आएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो आने वाला टाइम है वो हमने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी देखा है ओवरऑल रियल एस्टेट सेंटीमेंट्स में या सेल्स में। कमर्शियल ऑलरेडी अच्छा कर रहा था, रेसिडेंशियल में भी अभी ये सब आने के बाद उसका इफेक्ट हमें दिखना शुरू होगा। तो मुझे लगता है आने वाला साल रियल एस्टेट के लिए अच्छा साबित होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे वो रीट का, वो भी अभी कभी भी अगले कुछ हफ्तों में आपको एक रियलिटी की तरह दिखेगा, तो उससे भी इम्पैक्ट बहुत होने वाला है मार्केट का। तो देखते हैं इन सब के चलते हुए मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। इनफैक्ट देश का पहला रीट इसी हफ्ते आने के लिए तैयार है, आप उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हमारे जो कॉलर हैं नीले आसवानी, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आसवानी साहब, सूरत हाल आपने सुन लिया इस समय रियल एस्टेट का क्या है। असलम साहब ने हमको एक संक्षिप्त जानकारी उसकी दे दी, अब आप बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, हाय सर। हाय। हाँ सर, मुझे एक्चुअली बैंगलोर में कमर्शियल जो अराउंड 2000 स्क्वायर फीट का हो, कम रेजिडेंशियल टाउनशिप में होना चाहिए, ठीक है, उसमें एक ही जगह में। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए 5 to 10 ईयर्स के होराइजन में, ठीक है, मतलब क्या अच्छे अवेलेबल ऑप्शन हैं। ओके, ठीक है, एंड मेरा बजट है 60 लाख, ठीक है। राइट, ठीक है, अच्छा सोच रहे हैं आप। बहुत सारे लोग हैं जो लेना चाहते हैं एक दुकान, और वो दुकान अगर किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के साथ, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम देखते हैं, साथ हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। असलम साहब, इनके लिए क्या सलाह होगी? ये कुछ विकल्प मांग रहे हैं बेंगलुरु के अंदर जहां पर ये ऐसा निवेश कर पाएं। विपिन जी, जैसे आपने बोला है कि आपने एकदम ठीक बात बोली है कि इस टाइप के बजट में ये हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप किसी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ ही कमर्शियल में जाएं। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो ये रेसिडेंशियल का कमर्शियल जो शॉप्स होती हैं उनका डिमांड काफ़ी होता है और उसमें एक बार अगर आपने लीज़ कर दिया ख़रीदने के बाद तो उसकी जो लीज़ रिन्यू होती है उसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इन्होंने एक अच्छा चॉइस किया है बैंगलोर को, जो कि एक अच्छा मार्केट है। जो भी हमने रियल एस्टेट में उतार चढ़ाव देखे हैं उसमें बैंगलोर हमेशा एक स्टडी मार्केट की तरह कायम रहा है। तो मुझे लगता है इनके बजट के हिसाब से जो कुछ एरियाज़ हैं उसमें सरजापुर, हैबल, थानी सांद्रा या सरजापुर रोड, ये सब एरियाज़ में अगर वो अपना प्रोजेक्ट को देखेंगे जहाँ पे वो कमर्शियल ले सकते हैं तो उनके लिए अच्छा साबित होगा। क्योंकि ये सब जो एरियाज़ हैं इनका जो ओवरऑल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, जो इनकी कनेक्टिविटी है दूसरे पार्ट ऑफ द सिटी से वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगर इन 4 एरियाज़ में वो थोड़ा मेहनत करेंगे, किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है।
साथ ही साथ उनको सिर्फ अपना देखना है कि एक रेप्यूटेड डेवलपर के साथ जाएं, जो आपको या तो अगर रेडी नहीं है तो वो रेडी होने की थोड़ी श्योरिटी रहती है, और उसके बाद आगे जो उसका ऑफ टेक होता है प्रॉपर्टी का वो भी जल्दी हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर इस एरियाज में देखेंगे तो डेफिनेटली इनके बजट में इनको मिल जाएगा। राइट। तो सुजीत साहब, नीलेश जी, आप कुछ एक एरिया आपको बता दिए हैं यहाँ पर असलम साहब ने। थोड़ा सा मेहनत आपको इसमें और भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा फाइन मार्केट होता है, पूरा बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनता है, उसमें बहुत कम क्वांटिटी में दुकानें निकलती है, कहाँ कितनी अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको इलाके हमने आपके बता दिए हैं, थोड़ा जाके आप एक बार कर लें कि इनमें से कहाँ है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिलेगा, अच्छा किराया मिलेगा। जिस तरह की पॉपुलेशन वहाँ पर है, यहाँ पर आपके लिए लेना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, नीलेश साहब को सलाह हो गई, और सुजीत साहब जिनका नाम मैंने ले लिया वो हमारे अगले कॉलर है, वो आप भी फ़ोन कर रहे हैं हमें बेंगलुरु से ही। सुजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, आप क्या पूछना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड थैंक्स फॉर सिलेक्टिंग माय क्वेरी। तो मेरा ये सवाल है असलम सर से कि एक्चुअली मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था गोदरेज एयर में 3 BHK, जो 1655 स्क्वायर फीट है, और उनका फेज 1 का वो है, एंड इट इज नियर व्हाइटफील्ड हुडी सर्कल। तो सर वहाँ पे अभी और 3 साल लगेगा, आई थिंक 4 ईयर, December 2022 इज द डिलीवरी डेट एज पर रेरा। ठीक है। तो कितना सर, एक तो मेरा एंड यूज के लिए मैं ले रहा हूँ, एंड इन केस लेट्स से मैं ट्रांसफर होता है और मैं सिटी चेंज करता हूँ, तो इन दैट सेंस आई हैव टू सेल इट। तो बट मेरा प्राइमरी रीजन है मैं वहाँ पे स्टे करूंगा। ठीक है। तो इसमें क्या इसमें रहेगा 1.43 दे आर चार्जिंग एक्सक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन। ओके। तो कैसा रहेगा सर एज इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एंड यूज? ठीक है जी, बढ़िया है। आप उसमें रहना भी चाहते हैं, और फिर आप जब रहने के लिए घर खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाती है। गोदरेज का ये प्रोजेक्ट है, लोकेशन आपने बता दी है, 1.43 आप कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ये चार्ज कर रहे हैं आपको। एक 3 BHK 1655 जो है ये सुपर बिल्टअप एरिया है। देखिए, आज की सिनेरियो में अगर हम देखें तो गोदरेज एक बहुत ही बैंकेबल नेम मतलब माना गया है रियल एस्टेट में भी। हमेशा से वो कंज्यूमर गुड्स में या जो भी उनकी फील्ड रही है उसमें उन्होंने हमेशा ही काम किया है, और एक लोगों का भरोसा है उनके साथ। तो उसी के चलते हुए वो जो रियल एस्टेट में जब उन्होंने एंट्री की है तो सारे बड़े मार्केट में उनकी प्रेजेंस है, डिलीवरी भी जो हुई है उससे लोग काफ़ी खुश हैं। इसलिए गोदरेज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे हमेशा लोगों की नज़र रहती है, और जो एक बायर्स हैं तो उनको अगर ख़रीदना है तो वो डेफिनेटली गोदरेज में जाते हैं। और ये प्रोजेक्ट भी इन सब मापदंडों में एकदम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि व्हाइटफील्ड ITPL रोड के पास ये हुडी एरिया में है, मतलब जो एक इमर्जिंग मार्केट है, काफ़ी अच्छा एरिया है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, और या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। व्हाइटफील्ड हम सबको पता है कि एकदम स्टैब्लिश मार्केट है, तो अभी उसके जो फर्दर उसमें जो आगे के जो एरियाज डेवलप हो रहे हैं उसमें हुडी भी एक एरिया है। तो मुझे लगता है कि इनका जो चॉइस है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन या इन टर्म्स ऑफ डेवलपर और प्रोजेक्ट वो एकदम ठीक है। जो प्राइस है वो भी मुझे लगता है उस हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से ठीक है। आई थिंक जो एवरेज प्राइस उस एरिया में है वो 5000 के अराउंड है, तो आई थिंक वो भी उस हिसाब से इनका ठीक है। तो ओवरऑल इनका जो होराइजन है, जैसे ये बोल रहे हैं कि उनको अल्टीमेटली रहने के लिए चाहिए, तो बहुत अच्छा चॉइस है। लेकिन अगर फ्यूचर में उनको उसको रेंटल के लिए भी देना होगा तो रेंटल भी उनको अच्छा मिलेगा, और अगर उनका होराइजन 7 से 10 साल के बीच में तो उनको उस पर अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो मुझे लगता है इनको इसको होल्ड करना चाहिए। इन्होंने चॉइस अच्छी कर ली है, आगे में इसका अभी तक जो फ्यूचर है वो ठीक दिख रहा है। राइट। तो सुजीत जी, बस अब आपको ये डील पक्की कर देनी है। आपको असलम साहब ने ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी दे दी है। एवरीथिंग इज गुड, इलाका अच्छा है, प्राइस अच्छा है, डेवलपर अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा ही है। और आपने जो विचार बनाया है, जो आपने सोचा है, वो बातें भी बिल्कुल मुनासिब हैं। तो हमारी तरफ से आपको बिल्कुल शुभकामनाएं कि आप जाएं, इस डील को कंप्लीट करें और अपने नए घर में गृह प्रवेश करें। और हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं फोन लाइन पर, सज्जू साहब, जो कि हैं मुंबई से। सज्जू गोविंदन साहब, सर बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने मेरा सवाल आपके प्रोग्राम में शामिल किया, उसके लिए धन्यवाद। जी सर। सर, मैं खोपोली में मैंने एक प्रोजेक्ट वेलविशा टाउन करके प्रोजेक्ट है, वेलविशा ग्रुप का प्रोजेक्ट है। उसमें मैंने 1 BHK बुक किया हुआ है, लिया हुआ है एक्चुअली। मुझे टोटल कुछ 21-22 कुछ पड़ा हो। ओके।
तो मुझे ये जानने का है खोपोली का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, और मैं इसे नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स में इसे होल्ड करके रखना चाहता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया गया है। हाँ नहीं, बढ़िया है। आप 10-12 साल तक का अच्छा होराइजन लेके चल रहे हैं और वेलविशर टाउन में 1 BHK आपने ले लिया, ऑलरेडी खरीद लिया है। असलम साहब, यहाँ पर परचेज जो हो चुकी है, और संजू साहब का होराइजन भी 10-12 साल का अच्छा है, लेकिन अब ये है कि जानना चाहते हैं कि इसका आगे क्या होगा, किस तरह के रिटर्न्स यहाँ से आएंगे, क्योंकि प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपने लिया है। हाँ देखिए, क्योंकि आपने पहले ही सवाल में उन्होंने बताया कि उनका होराइजन 10 से 12 साल है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही साउंड डिसीजन है और ये इनको काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाएगा। आज की डेट में बात करें अगर खोपोली एज एन रीजन की, तो थोड़ा स्लो है, क्योंकि जैसे मार्केट अभी थोड़ा स्लो ही चल रहा है, तो उसके चलते हुए खोपोली में थोड़ा सा इतना ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन उनका जो सिलेक्शन है वो वेलविशर होम में, वो जो डेवलपर्स हैं मिस्टर भंसाली, आई थिंक वो एक अच्छे डेवलपर हैं और उनका काफ़ी उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं नवी मुंबई एरिया में या फिर सेंट्रल लाइन में बदलापुर वगैरह साइड में। सो मुझे लगता है कि लोकेशन के हिसाब से खोपोली जो कि अभी ओवरऑल तो अच्छा है लेकिन थोड़ा स्लो है, लेकिन डेवलपर अच्छे हैं ये, तो इसमें अगर उन्होंने बाई किया है और होराइजन 10 से 12 साल का है तो डेफिनेटली इनको फ़ायदा होगा। क्योंकि एक बार जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट आएगा तो उसके चलते हुए इस पूरे एरिया में काफ़ी हम ट्रैक्शन देखना शुरू करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो हमको लगता है कि जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो उसके चलते जो सबसे बड़े पनवेल वगैरह के बाद अगर हम देखेंगे तो खोपोली ही है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जहाँ की पनवेल ने अपने जो प्राइजेज़ है वो ऑलरेडी पनवेल ने इसको एडजस्ट कर लिए हैं विद एयरपोर्ट के आने से। नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो खोपोली ही होगा। तो मुझे लगता है अगर जो भी लोग या तो हमारे व्यूअर्स या जो भी देख रहे हैं, अगर उनका खोपोली में प्लान है तो अगर इस तरह का होराइजन है 10 से 12 साल तो वो उसमें रॉन्ग नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस होराइजन के चलते हुए और ये प्रोजेक्ट में डेफिनेटली इनको आगे अच्छे ही रिटर्न्स मिलेंगे। राइट। तो संजू साहब बधाई, आपको अच्छा निर्णय आपने लिया था। और सबसे बड़ी बात कि आप असलम साहब बहुत लंबे समय से हमारे कार्यक्रम में कहते रहे हैं, बातचीत होती रही है पहले भी, कि अब हमें थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना पड़ेगा रियल एस्टेट के अंदर। पहले 4-5 साल पे जो पिछले 20 साल गए हैं उसमें 4 से 5 साल ये एक वक्त होता था जो होराइजन लेके लोग चलते थे, अच्छे रिटर्न्स भी मिले। लेकिन अब जिस तरह का मार्केट है और आगे यहाँ से जैसा होगा उसमें 10-12 साल ये एक प्रैक्टिकल वक्त होगा जो आपको अपनी प्रॉपर्टी को ग्रो करने के लिए देना होगा। तो बढ़िया प्रोजेक्ट, बढ़िया प्रॉपर्टी, बढ़िया इलाका, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 10-12 साल का वक्त रखेंगे तो आपका निवेश यहां से ऊपर ही जाएगा। चलिए इसी के साथ अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारे साथ पुणे से विवेक परमार साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मैं पुणे में कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, शॉप लेना चाहता हूँ। ओके। अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का बजट है। ठीक है जी। हाँ, तो शॉप कहाँ पे अच्छा लेना रहेगा फ्यूचर के हिसाब से? रेंट पे देना चाहूंगा आगे उसको। ओके, बढ़िया है सर। दूसरा सवाल आ गया आज ही के शो में, जहां पर एक कंज्यूमर निवेश करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, लेकिन वो रिटेल शॉप की तरफ देख रहे हैं, और सवाल है पुणे के लिए, क्या सलाह देंगे हमें? देखिए, वही आई थिंक जो हमने अभी बैंगलोर के लिए बात किया है तो वही पूना के लिए भी साबित होता है, क्योंकि बैंगलोर और पूना के जो एक इकोनॉमिक ड्राइवर्स है उसमें आईटी का बहुत बड़ा हाथ है। पूना में इसके अलावा भी लॉजिस्टिक हब भी काफ़ी बड़ा है, एजुकेशन हब है। इसके अलावा वहाँ पे जो बाकी इकोनॉमिक ड्राइवर्स है वो पूना को भी एक स्टडी मार्केट बना देते हैं। तो मुझे लगता है अगर इनको 60 लाख का बजट या 50 to 60 लाख का बजट है तो इनको भी यही सलाह होगी क्योंकि पूना में काफ़ी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वहाँ पे काफ़ी लॉन्च हो रहे हैं। तो आई थिंक ईस्ट या वेस्ट में दोनों जगह में, या तो ईस्ट में खराड़ी, वाघोली, विमान नगर, इन सब एरिया में वो देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बजट। आई थिंक उनके बजट के हिसाब से खराड़ी और वाघोली बेटर एरिया रहेगा, जहाँ पे किसी रेजिडेंशियल के नीचे जो शॉप्स वगैरह डेवलपर्स आजकल लॉन्च करते हैं उसमें वो बाय कर सकते हैं। या फिर वेस्ट में अगर वो जाते हैं तो वाकड़ या हिंजेवाड़ी में वो किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में उसके नीचे जो शॉप्स हैं उसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एरियाज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से कमर्शियल के लिए जितना अट्रैक्शन हो रहा है लोगों का, तो उसके आगे चलते हुए डेफिनेटली रेसिडेंशियल अभी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन विद जो नए नए नॉर्म्स आ रहे हैं और जो नया बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है रेसिडेंशियल को, तो फ्यूचर में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा निकलेगा। तो आज की डेट में अगर आपको किसी अच्छे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में किसी रेप्यूटेड डेवलपर के साथ आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आपको आगे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। राइट। तो पुणे के अंदर अगर आपको रिटेल में निवेश करना है, कोई शॉप लेनी है, तो पुणे एक अच्छे मार्केट है। कहाँ करना है असलम साहब ने आपको जानकारी दे दी है, लेकिन इतना तय है
कि आने वाले वक्त में जिस तरह की शहर की ज्योग्राफी है, जिस तरह के शहर के इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे, इसकी उम्मीद की जा सकती है। अब कुछ ईमेल्स ले लिए जाएं। विजय कुमार तिवारी पटना से लिखते हैं कि हैदराबाद में 1 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं, रेंटल इनकम कमाने के लिए निवेश करना है, पार्किंग और शॉपिंग स्ट्रीट, अस्पताल, मार्केट नजदीक हो, ऐसा मतलब आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जहां आसपास का हैबिटेट बहुत अच्छा हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल फैब्रिक अच्छा हो और खासतौर पे निवेश और अच्छा रेंटल इनकम भी आ जाए। सर, पटना में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इनकी जो इच्छा है वो पूरी हो पाए? माफ कीजिए, हैदराबाद में। देखिए, हैदराबाद में पहले मैं ऑप्शन ही बता देता हूं, फिर उसके बाद उस पर बात कर लेंगे। तो आई थिंक गच्चीबावली उनके लिए एक अच्छा एरिया रहेगा, क्योंकि उन्होंने बजट नहीं बनाया, तो मैं एक बीच का कुछ बैलेंस बजट के ऊपर बात कर रहा हूं। तो आई थिंक गच्चीबावली एक अच्छा रहेगा लोकेशन उनके लिए, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी वगैरह या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उन्होंने अपने सवाल में पूछा है वो उसमें एकदम ठीक बैठेगा। एक अच्छा एरिया है गच्चीबावली। उसमें जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, एक तो एक्यूरेट विंड चाइम्स है वहाँ पे, सनशाइन LA ग्रैंड है, वधारा विहार है। ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे उनको यहाँ उनके हिसाब से उनको जीत मिल जाएगी। मुझे लगता है अगर उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में, तो उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो उसमें पूरी उसको मैच करता है। और हैदराबाद के बारे में हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से मार्केट इम्प्रूव हुआ है उसका, और आगे भी उसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रोजेक्ट देख के उसकी अच्छी तरह, बिकॉज ये पटना में है और हैदराबाद में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करें। रेरा की वेबसाइट, जैसा हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बोलते हैं, रेरा की वेबसाइट में उसके सारे अप्रूवल्स आ गए हैं टाइमली, या उसकी पोजीशन डेट क्या है, या डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। थोड़ा सा ये काम करें, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि उनको लोकल मार्केट के बारे में मालूम है या नहीं। जो भी प्रोजेक्ट्स हमने सजेस्ट किए हैं और जो एरिया सजेस्ट किया है उसके बारे में थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस और करेंगे, तो हैदराबाद एक अच्छा लोकेशन है जिसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी है। होराइजन वैसे ही, जैसा आपने पहले भी बोला, अपना 7 से 10 साल का रखेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए, अगला ईमेल है हमारे पास और है, ये विजय चौधरी साहब का, और आप पूछना चाहते हैं कि 5 से 10 साल के बाद बेटी के लिए निवेश करना है और आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं। 10 लाख में प्लॉट लेने का सोच रहे हैं। मुंबई या पुणे में गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट में 700 से 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपको लेना है, तो क्या विकल्प आपके पास मौजूद हैं और प्लॉट लेते समय डेफिनेटली किन बातों का ख्याल रखा जाए? तो सर विजय जी, एक तो यह है कि अपनी बेटी के लिए निवेश करना चाहते हैं और रियल एस्टेट उन्होंने चुना है, उसके लिए 10 लाख का बजट है और एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं गेटेड कम्युनिटी में। मुंबई और पुणे में से कहाँ ये उम्मीद बनेगी, और अगर लेना है तो कहाँ लें? देखिए, मुंबई में अगर बात करें तो मुझे लगता नहीं कि कोई मुंबई एज एन एरिया में कोई अभी गेटेड कम्युनिटीज़ के लिए कोई इस तरह से प्लॉट अवेलेबल है। या तो फिर वो आपको भिवंडी से आगे शाहपुर वगैरह उस साइड जाना पड़ेगा, या मीन्स काफ़ी मुंबई से काफ़ी बाहर के एरियाज में होगा। पूना में अभी भी आपके पास चांस है कि आप इस तरह के प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि पूना में ऐसी काफ़ी स्कीम अभी भी प्रिवलेंट हैं। तो जैसे हिंजेवाड़ी में फेज़ 3 या बियॉन्ड काफ़ी गेटेड कम्युनिटीज़ प्लॉट हैं, जहाँ पे ऑलरेडी जिन लोगों ने पहले प्लॉट बेचे हैं फेज़ 2 में या 1 में, वही लोग आगे फेज़ 3 वगैरह में भी बेच रहे हैं। तो वो एक आप देख सकते हैं। या वाघोली और बियॉन्ड उस एरिया में भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी आज की डेट में वाघोली जबकि काफ़ी डेवलप हो गया है अभी, लेकिन अभी भी वाघोली या उससे लगे हुए इलाकों में आपको अभी भी वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आपको शोलापुर रोड पर देखना पड़ेगा। तो इन सब एरियाज़ में आपका जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 8 से 10 लाख के बीच में आपको 1000, 1200 या 1500 तक के प्लॉट्स मिल सकेंगे। वो आप ले लीजिए। और अगर आपका होराइजन 7 से 12 साल या बड़ा है तो डेफिनेटली उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। रही बात आपकी कि आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये एक प्लॉट लेने में सबसे पहले तो आप रेपुटेशन उस डेवलपर की देखिए जो ये सेल कर रहा है। तो उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है, और उन्होंने जो पहले बेचे हैं हो सकता है तो उनकी स्कीम में भी जाइए। आपकी डॉटर के लिए ले रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। तो जो उन्होंने जो पहले डिलीवर की हैं स्कीम, जैसे मैंने हिंजेवाड़ी के बारे में बताया, तो उस एरिया में आपको ईजी पड़ेगा देखने के लिए कि क्या उन्होंने पहले जो डिलीवर किया था वो किस क्वालिटी का है और लोग हैप्पी हैं या नहीं वहाँ पे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वाइज है उसमें आप 7/12 जो आता है अपना, उसमें 7/12 में एक प्रॉपर उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको पूरा जो ओनरशिप है वो सब प्रॉपरली लिखी हुई होती है, तो आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाए प्रॉपरली वो है। दूसरा, आपको सर्वे रिकॉर्ड वगैरह देख लेने चाहिए। तीसरा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्लॉट किसी बड़ी स्कीम का हिस्सा तो नहीं है।
और प्रॉपरली इसके अप्रूवल्स अपनी जगह हैं और आगे फ्यूचर में भी इसके आसपास या इसके अंदर उस गेटेड कम्युनिटी के अंदर कोई डेवलपमेंट तो नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ें वैसे आज रेरा पे अवेलेबल हैं, लेकिन आप इसको अगर अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे तो आपकी सारी मुश्किलें इसमें आसान हो जाएंगी। राइट, तो विजय चौधरी साहब, हम आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं। बाकी कहाँ पुणे में किन इलाकों में देखना है, मुंबई थोड़ा सा फार रीच्ड हो जाएगा इस बजट के साथ, और मुंबई में इस तरह से बहुत ज़्यादा गेटेड कम्युनिटी हैं भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर साइज़ का, जगह का कंस्ट्रेंट है। लेकिन पुणे में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जहाँ पर विस्तार से बातचीत मोहम्मद जी ने, असलम साहब ने आपके लिए कर दी है। किन बातों का ध्यान रखना है वो भी उन्होंने बता दिया है। वैसे समय समय पर हम बताते रहते हैं, और जैसा इस वक्त रेरा मौजूद है देश के अंदर, उनकी वेबसाइट पर आप सारी चीज़ें ज़रूर चेक करें कोई भी खरीदारी रियल एस्टेट में करने से पहले। तो चलिए, इसी सलाह के साथ आज के लिए वक्त हो रहा है समाप्त, और जाने से पहले हम असलम जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट मार्केट के बारे में चर्चा की। तो चलिए, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। pg@moneycontrol.com, आपको याद है अपने सवाल हमें इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए अपने फ़ोन नंबर के साथ, और बाकी हम पर छोड़िए, हम लेकर आएंगे आपकी रियल एस्टेट से जुड़ी हर समस्या का समाधान। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।